जय हिंद। देखिए 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और दूसरा, अमेरिका में जो ड्रग्स है ये अमेरिका के कल्चर की वजह से, वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। वहाँ तो बेटी बाप से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन? उसका बाप माई बैठ के शराब पी रहा है तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर? तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज्यादा, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नजर इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था और यहाँ पर उसने बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, A to Z लेआउट वही ये कार्डिनल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया और 150 जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के जहाज है और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहुंचने का टाइमिंग एक है, भले उड़ने का टाइम कुछ भी हो, इनके पहुंचने का टाइम एक है। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं दिए और समझते हैं कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो जो सबसे पहले वेनेजुएला में एंट्री मारा था, RQ सेंटेलिया नामक ड्रोन एंट्री मारा था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और ये स्टील्थ ड्रोन है। इसे इतनी बेहतरीन फोटो लेता है, हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लिया। स्टील्थ है तो ये पकड़ में भी नहीं आया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 रडार में नहीं दिखता है दुश्मन के और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये वेनेजुएला में प्रवेश किया, अलग अलग जहाजों से, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा है, कोई प्यूर्टो रिको के सैन्य अड्डा से भरा है, कोई यहाँ से अलग अलग जगहों से भरा है। तो इसे वेनेजुएला देख नहीं पाई क्योंकि ये स्टील्थ रडार है। और ये क्या किया, वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्लाउरर। ग्लाउरर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्लाउरर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहाँ वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया। हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत ये यही चाह रहा था ग्लाउरर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर AGM मिसाइल मार देगा। और ये AGM मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार YJ रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहाँ अमेरिका से उड़ान भर के इसके ऊपर पहुंच जाता है B-52। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बम गिराया था, इसमें 8 इंजन लगे होते हैं और ये कारपेट बम्बिंग की तरह होता है। तो जो उसका जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहां से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैवीली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रिजिलियंस आ सकता था। उसके लिए B-1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है ये बड़ा, इसका बनावट ऐसा है कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है। लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B-52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली, जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉलर जो जहाज होते हैं इनमें आगे एक गनर बैठा होता है जो आगे से आ रहे दुश्मन को मारता है। 2 कमांडो इस साइड से, 2 कमांडो इस साइड से, यानी हर डायरेक्शन से कमांडो इसमें बैठे रहते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई दुश्मन का स्नाइपर खड़ा है, कहीं कमांडो है, कहीं मिलिट्री है, उसको ये लोग
अंधाधुन मारते हुए आगे बढ़ गए। ये नाइट स्टॉकर के पीछे आता है सी हॉक की खासियत क्या है, इसके आगे गनमैन बैठे होते हैं, वो अगर कोई बचा हुआ है उसको मार देंगे, और पीछे इनके खाली जगह होता है जहां पे ये कमांडो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमला भी करेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ये दोनों का काम कर देगा। तो आगे नाइट स्टॉकर गया, पूरा साफ कर दिया, जो बचे हुए उसे सी हॉक साफ कर दिया। अब उसके पीछे आता है चिनूक हमला करने के लिए नहीं आया था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक बैठ जाते हैं, ये गया था ड्रॉप करने के लिए। इसमें बीच से भी कोई सैनिक निकल सकता है और साइड से भी, और अगर मादुरो अगर मान के चलिए लेट जाते या कहते कि हम नहीं जाएंगे, या उन्हें चोट लग जाता, कंटेनर में टांग के ले जाता सब, लेकिन उनको लेके जरूर जाता सब। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे। इधर नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर और जहां और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया। ये हेलीकॉप्टर और जहाज का मिश्रण है। जब ये उड़ान भरता है तो इसके विंग्स ऊपर होते हैं, और जब हाइट ले लेता है तो धीरे धीरे इसके विंग्स जो होता है आगे आना चालू करते हैं। इसके विंग्स ये फोल्ड होकर आगे आना चालू करते हैं, और धीरे धीरे ये आगे चले आते हैं, और ये उड़ता फिरता विमान हो जाता है। तो ये उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह आ जाता है। तो जो बैकअप में जो आधे कमांडो थे उन्हें फास्ट लेके अंदर आए सब, ताकि वेनेजुएला पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इससे कहीं पड़ोस से कोई मदद तो नहीं मिल रही है। तो अमेरिका की जो जहाज अंदर गए थे उन्हें भी रास्ता दिखाने के लिए कोई रडार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर वो कहां से रास्ता देखेंगे। तो उनको लिए उड़ता फिरता रडार भेजा गया, जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर थी। इसे हम लोग हॉक आई बोलते हैं। हॉक आई ये यूएसएस जिराल्ड R4 पर ये खड़ा था। यहां से उड़ान भर के ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ने लगा, और ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ते हुए उड़ता फिरता ये कमांड सेंटर हो गया, सारे जहाजों को कोऑर्डिनेट करने लगा। और वेनेजुएला के ऊपर ये 3 रडार ऑटोमेटिक अमेरिका उड़ता चलता फिरता रडार ले आके रख दिया। और जिराल्ड R4 ये कैरेबियन सागर में अपना लंगर डाले हुआ था, ताकि कोई दुश्मन का जहाज या कोई चाइना या रसिया कोई बैक सपोर्ट इसे न दे दे। यदि वेनेजुएला की नेवी अगर हरकत में आती है, तो वेनेजुएला अगर पनडुब्बियों को पानी में रखता है, तो पनडुब्बी बड़े खतरनाक होते हैं, साइलेंट किलर कहा जाता है। तो पनडुब्बियों को मारने के लिए अमेरिका के पास बोइंग का बनाया हुआ P-8I पोसाइडन जहाज है। ये जहाज में देखिएगा एक भी खिड़की वगैरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं नीचे की ओर, और इसके अंदर पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई भी पनडुब्बी देख लेगा तो ये ऊपर से ही मिसाइल गिरा देगा। पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। ये वेनेजुएला के नौसेना को ध्वस्त करने के लिए इसे लगाया गया था। ये भी ऊपर से कमांड कर रहा था, एक और सी हॉक कर रहा था, हॉकाई, और ऊपर से ये अपना पोसाइडन जहाज उसकी निगरानी कर रहा था। और वेनेजुएला के सामने पूरी की पूरी अमेरिका ने नौसेना का बेड़ा खड़ा कर दिया था। ये फुल फ्लेजेड वार के लिए रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ जितने जहाज हैं रेडी टू मूव है, सब में कॉकपिट में पायलट बैठे हुए हैं, उसकी नेवी खड़ी हुई है, पीछे उसके प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और अन्य एयरबेस पे पूरी की पूरी मिलिट्री तैनात थी। हर जहाज में कॉकपिट में जहाज में पायलट रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई अटैक आता है तो इतना तेजी से ये हमला करेंगे कि पूरी स्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं देते। और जब ये पूरी की पूरी अंदर प्रवेश कर गए सब, तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है, और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक जब होता है तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है और जो पावर ग्रिड होती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है, और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या तो मैकबुक का होगा। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक मॉलवेयर भेज दिया गया था, वायरस भेज दिया गया था, जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही, मेन पावर को ही सप्लाई काट देता है, पावर ग्रिड से ही काट देता है। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता है। और चलो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और लैपटॉप, ये लोग बार बार समझाते हैं कि अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा शहर अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। उसके गूगल सैटेलाइट काम करना छोड़ देते हैं, जीपीएस काम करना, वेनेजुएला अमेरिका का ही जीपीएस वेनेजुएला का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था। उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं, काम नहीं करता है। अचानक से वेनेजुएला के ऊपर एक भी जहाज का रडार का पूरा रडार खाली कर दिया जाता है। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं, और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पर स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ये अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी स्टील की परत क्यों ना हो, उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए, किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा, कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहाँ है, इसके लिए इन्होंने
ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रखा था, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार। इस रडार से हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें दिख जाता है। ये तो नॉर्मल भी चीज यूज होती है, जैसे ट्रक में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो पूरा खोल के पहले यूज होता था, अब तो रडार से ही ऐसे देख लिया जाता है। लेकिन ये उससे हाई पावर होता है और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल और हीट सिग्नेचर भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं और कद काठी से पता चल गया कि तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर और यहां से वेनेजुएला से उठाकर और अपने हेलीकॉप्टर में लेकर और यहीं अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था USS इवो जीमा और इसी के ऊपर लैंड किया गया और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आ जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहाँ से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर से, फिर यहाँ से ये फ्लोरिडा है और यहाँ अभी न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक छोटी सी जेल की सेल मिली है, इसी के अंदर बाथरूम है। एक राष्ट्रपति का ये हाल कर दिया है अमेरिका, पूरी दुनिया को अमेरिका ने दिखा दिया है। अब पूरी दुनिया अमेरिका अपनी नीतियों पे नहीं चल रहा है, अमेरिका ट्रंप की नीति पे चल रहा है। ये दिखाता है कि जब कोई एक तानाशाह पागल होता है तो देश से बड़ी अपनी नीतियां बना देता है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित होगा। वेनेजुएला के पास रूस का दिया हुआ S-300 भी एयर डिफेंस था जो काम नहीं आ सका। एक्चुअल S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये 30 साल पुराना है। ये F-16 जहाजों के लिए कारगर था, लेकिन अमेरिका ने इसमें X-16 जहाज यूज ही नहीं किया। दूसरा, वेनेजुएला के पास रूस से खरीदा हुआ सुखोई 30 जहाज है। ये सुखोई 30 जहाज भारत के पास भी है। अब समस्या क्या आएगा, इन जहाजों को अमेरिका ले जाएगा अपने नेवाडा एयरफोर्स स्टेशन। अब वहां इसको ये उड़ा के देखेगा कि कितने डिग्री एंगल ये नहीं मुड़ सकता है। तो इसके एक्चुअल कहां ड्रॉबैक है। अब अगर सुखोई पर हमला करना होगा तो ये जो जहाज है, जैसे पाकिस्तान F-16 यूज करता है, तो ये अपने जितने भी जानकार हैं जो इसके दोस्त हैं उसको बता देगा कि अगर इस जहाज को मारना है तो इतना डिग्री नहीं मुड़ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, ब्लैक पॉइंट क्या है, और फिर इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालेगा। ये वेनेजुएला के साथ साथ रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। हालांकि वेनेजुएला के पास S-300 था जो F-16 को मार गिराता है, इसलिए अमेरिका ने इसे यूज ही नहीं किया। अगर उसके पास S-400 रहता तो ये F-35 को भी पकड़ लेता, लेकिन उसके पास ये नहीं था, इसलिए अमेरिका यूज कर रहा है और कह रहा है देखो मैंने तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। अरे भैया, तुम F-35 लेके काहे नहीं घुस गए रूस में? और तुम्हारा जब केरल में खराब हुआ था F-35 काहे नहीं चले आए? S-400 का रडार F-35 को लॉक कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो नॉर्मल देश को और दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर बैकअप में रखा है नाटो, तो कोई भी देश उतना आगे जा सकता है। और हमारे देश को इतना ह्यूमिलिएट किया ये इंसान, पागल हो गया है ये। भारत को बड़ा अपशब्द बोला। प्रधानमंत्री हमारे देश की संपत्ति होती है। प्रधानमंत्री को बोलता है ये कि मोदी ने फोन किया, उन्होंने बोला प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या बदतमीजी है ये बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री एक पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। एक प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। हमें सबको खड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। और हम धन्यवाद कहते हैं पहले महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ जो टेस्ला का पहला कारखाना मिला था, आप लोग इंडिया की गाड़ियां खरीदी यहाँ पे, ऐसे अमेरिकन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ये अल्टीमेटली हम लोग के लिए भी बड़ा सरदर्द बनेंगे। हमको लगता है कि उतना सक्सेस नहीं हुआ महाराष्ट्र में जो टेस्ला खुला था, हमें अपने प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। और ये लोग देखिए, हमारे भारत के लोग इन्हें मोटिवेशन मानते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई थी, ये करोड़ों कमाने वाले लोग, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द बोल सके। आप बताइए, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं बना कि एक बार ये बोल सके कि जब ये प्रधान डोनाल्ड ट्रंप, ये पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप यहाँ पे, इसको पेट्रोल चाहिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से हटके, जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था तो इन लोग की हिम्मत नहीं होगी। एकदम यहाँ पे ईमान धर्म बेच दिया है सब। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, पैसे के अंधे हो गए। और हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे निकल गए, किसी काम के नहीं, कोई गूगल संभाल रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, और एक शब्द नहीं बोला जाता है इन लोगों से अपने देश के प्रति। वही देखिए यहूदियों को इजराइल के ऊपर जो गजा से हमला हुआ था, तो गजा कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, उसके पास अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी कुछ भी नहीं है, और इजराइल इतना शक्तिशाली, बावजूद इसके पूरे यहूदियों ने एक साथ एकजुटता दिखाई। और इन लोगों के ऊपर एक बार आप जरूर सोचिएगा, क्या इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि होता है। अमेरिका जिस तरह बेलगाम हो गया है, वो अगला निशाना बनाएगा ग्रीनलैंड को, इधर लेगा क्यूबा को, और यहाँ ईरान पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने यहाँ पर रूस का एक पानी वाली टैंकर को, जहाज को, पेट्रोल टैंकर को भी अपने अंडर में ले लिया, सीज कर लिया, जबकि रशियन पनडुब्बियां इसकी सुरक्षा दे रही थी। लेकिन अमेरिका इतना मन बढ़ गया, किसी से नहीं डर रहा। अब इस घटना के बाद चाइना ताइवान पे कब्जा करने के लिए लीगली वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब वो इस ताइवान को कब्जा करेगा, और ताइवान को कब्जा करने के बाद वो सिलिकॉन पर कब्जा कर लेगा। और सिलिकॉन से ही आज पूरी दुनिया की जितने एडवांस चीजें बनती है, चाहे वो किसी भी तरह का पैसेंजर जहाज हो, पनडुब्बी हो, हेलीकॉप्टर हो, स्पेस शटल हो, ड्रोन कैमरा हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, कहीं भी हर जगह यूज होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। अमेरिका पेट्रोल पे कब्जा करो, चाइना सेमीकंडक्टर पे कब्जा करने जा रहा है। चाइना तो बदला ले लेता है यहाँ पर। अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया वो
भारत के साथ कर सकता है कि नहीं, तो ये भारत के साथ नहीं कर सकता। उसके लिए 3 लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर दिया और मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु प्रोग्राम को आगे रखा। वो उतना सक्सेस नहीं था और परमाणु बम बन के तैयार था। जरूरत था तो हमारे वैज्ञानिकों को और दृढ़ राजनीतिक शक्ति की। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी ने परमाणु परीक्षण कर दिया। ये 3 लोगों का नाम परमाणु परीक्षण के लिए याद रखेंगे कि आज भी अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग भी जवाब में ये परमाणु बम देंगे और बढ़िया से उनको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये जरूरी है। हर देवता को देखिएगा, उनके पास एक हाथ आप देखेंगे करुणा के लिए, आशीर्वाद के लिए रखे रहेंगे और सबके पास अपना शस्त्र है। किसी के पास भाला है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास गदा है, सबके पास। इसका मतलब ये है कि करुणा बनाए रखिए, लेकिन रखिए अगर कोई बदतमीजी करेगा तो धो देना है। अमेरिका किसी भी देश को मारने से पहले उसने कई नीतियां अपनाता है। आप देखिएगा, सबसे पहले उस देश का व्यापार खत्म करने के लिए उस पर टैरिफ लगाता है, फिर ट्रेड वार कर देता है, उसके पार्ट्स को मुहैया कराने से रोक देता है, उसकी जीडीपी को गिरा देता है, उसके किसी इंसान, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर सैंक्शन लगा देता है कि आप आ जा नहीं सकते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट पर एम्बार्गो लगा देता है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। जैसे इसने अभी वेनेजुएला पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यहाँ पर। इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अमेरिका के पास सोशल मीडिया की ताकत है। इस सोशल मीडिया की ताकत से उसी देश की जनता को वो उग्र कर देता है, विपक्ष के नेता को नोबेल पुरस्कार दे देता है और इसकी मदद से वो अंतर में ही गृह युद्ध का एक माहौल बना देता है। फिर यूएन में कहता है कि वहां लोकतंत्र खतरे में है और खुद क्या करेगा, उस देश को चारों ओर से घेर लेगा, नौसेना से चारों ओर से, एयरफोर्स से, और अचानक एक दिन समय देके हमला कर देगा। यही चाइना हमेशा से करते आया है। चाहे वो 2006 में सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही घेरा था, 2011 में गद्दाफी को, 24 में बशर अल असद को, सबने यही किया था कि डॉलर का पैसा इन्होंने पेट्रोल का पैसा डॉलर में लेके रीजनल करेंसी में लेने का प्रयास किया था। इन लोगों को आज तक नहीं समझ में आता है कि चाइना, अमेरिका पिछले 3-4 साल से घेर के इकोनॉमी गिरा देता है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 गो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते हैं, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम दूर ही रहो, क्योंकि इन दोनों ने अमेरिका का साथ भी देते हैं। तो ये एक तरह से बढ़िया काम करता है अमेरिका के लिए। आप देखें किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश को पंगु बना देती है। अगर हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं रखेंगे तो आज के परिदृश्य में युद्ध में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम एक बात बोले थे कि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है, हमारा अपना गूगल नहीं है, हमारा यूपीआई गूगल इस सबको बंद कर देगा, गूगल चाहे तो घुटना पे ला देगा। तो बहुत आदमी गुस्सिया गए थे कि सर ऐसे कैसे कर दिया, भारत इतना कमजोर है कि गूगल घुटना पे ला जाएगा। एगो इंडिगो ला दिया था घुटना पे, एगो इंडिगो जहाज। सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है। सोचिए, ये प्रधानमंत्री का जो जहाज है हम लोग के पास, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो जहाज है, नहीं बोइंग अमेरिका का है। अगर वो चाह देगा सॉफ्टवेयर रोकने के लिए तो उड़ान भरने से रोक देगा। तो ये जरूरत है हम लोग को, देश को, कि हमें अपना सॉफ्टवेयर, आज आप कोई कंप्यूटर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, मैकबुक का होगा, कोई सोशल मीडिया है, ये सारा का सारा सोशल मीडिया वगैरह अमेरिका से कंट्रोल किया जा रहा है। तो भारत को जरूरत है चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनने की, ताकि हम भी अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। वरना इस तरह से लचर व्यवस्था रहेगी और हम लोग इस तरह से रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। यही बात हम पहले भी समझा रहे थे कि अगर गूगल चाहे तो हमारे किसी चीज को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और पावर इतना है। आप जीता जागता एग्जांपल वेनेजुएला पे देख लीजिए। आज से 6 महीना पहले कई आदमी डिजिटल जोम्बी है सब, कुछ देखिएगा यूट्यूब पे कुछ जोम्बी है सब। आप कोई अच्छा सलाह दीजिएगा देश प्रेम में ना, तो वो सब राजनीति प्रेमी है सब, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भैया, टेक्नोलॉजी उसकी रहेगी, वो कभी भी यूज कर सकता है। एक अपडेट के नाम पे कोई सॉफ्टवेयर भेजेगा, उसके अंदर क्या मालवेयर भेज दिया, क्या वायरस भेज दिया, कुछ नहीं बुझाता है। इसलिए जितना जल्दी हो समझ जाना है उतना ही अच्छा ही है। देखिए, आज जैसे 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गया, ऐसे ही 1980 के दशक में अमेरिका ने 1979 में ईरान में भी पूरा हेलीकॉप्टर लेके घुस गया था और ईरान के एम्बेसी पे ईरान ने उसके लोगों को किडनैप कर रखा था। तो अमेरिका हेलीकॉप्टर लेके घुस गया और ईरान को ले के चला आया था, लेकिन आंधी उठ गया ईरान में और उसका कुल हेलीकॉप्टर ढह गया, नीचे गिर गया और अमेरिका का ये प्लान फेल हो गया। और अगर आप कहेंगे तो इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कैसे ईरान पर अमेरिका ने किया था। ईरान अमेरिका में इतनी बेहतरीन दोस्ती थी, वैसे ही दोस्ती थी जैसे अमेरिका और वेनेजुएला में। अमेरिका और वेनेजुएला में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका ने भी उसे हथियार दिया था और ईरान से भी दुश्मनी हो गई या वेनेजुएला से भी दुश्मनी हो गई और अगला नंबर संभवतः ईरान का है। देखिए, आज का हम जो एजुकेशन सिस्टम देखते हैं ना, तो जो बच्चे हम लोग पढ़ाने आते हैं वो यूपीएससी बैच में है, पीसीएस बैच में, एसएससी बैच में, रेलवे बैच में, पुलिस दरोगा बैच में, बट उसका बैकग्राउंड एकदम कमजोर है, वो बेसिक्स उसके वीक है। जब वो वहां से 10th पढ़ के आ रहा है, 12th पढ़ के आ रहा है, तो बच्चों में वो क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं सोचने की। तो 1-2 साल ऐसे बच्चों को अपना बेसिक क्लियर करने में लग जाता है। तो हम लोग को बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है अभी के समय में पढ़ाने में कि बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना
10th और 12th यानी बोर्ड एग्जाम 9, 10th, 11, 12th वाले बच्चों को भी अपने ही वो ढंग से, ताकि वो जब वहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए तो उन्हें दिक्कत ना आए, तो हम इन बच्चों को भी क्यों ना पढ़ा सके। तो पहले हम लोग सोचे थे यूपी बिहार बोर्ड स्टार्ट करने के लिए, फिर पूरी टीम ने कहा कि सर पूरे इंडिया में स्टार्ट करते हैं लोग। तो इसको बहुत जल्दी 2 दिनों के अंदर ऐसे बच्चे जो अभी इस साल भी जो देंगे 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम, और ये जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सारे बोर्ड के एग्जाम को लेके हम लोग तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को पूरी जीरो से लेकर और किस तरह से जब वो 12th पास करके जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो किसी भी जॉब को निकाल सके, तो इस पर हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि उसकी थिंकिंग डेवलप हो सके। और यूपीएससी बैच जो 10,000 का था, इस पे ऑफर है, अभी भी है, मकर संक्रांति तक 5,000 में यूपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस हो जाए या फिर बीपीएससी हो जाए, किसी भी पीसीएस का एग्जाम जो फीस है उसको सबको ऑफर देके 2200 कर दिया गया, लगभग 2,000 में। तो अब 2,200 में एसडीएम डीएसपी लेके जा सकते हैं और 5,000 महज फीस में आईएएस आईपीएस आईएफएस राजदूत जो बनना है बन सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ये ऑफर मकर संक्रांति तक रहेगा। हमारा सपना है कि हर गरीब तक एजुकेशन पहुंच सके, जो प्रतिभावान है पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना छूट सके। और बोर्ड एग्जाम को खास करके, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए अब आप लोग तैयार हो जाएंगे। और गार्जियन लोग, अब आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। जिस दिन अब इन बच्चों को पढ़ाना चालू करेंगे, जो गार्जियन कहते थे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अब गार्जियन लोग से बैठ के डिबेट करेंगे और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। 10th का बच्चा, 12th का बच्चा जब किसी टॉपिक पे लेके अपने फादर से, अपने सीनियर भाई बहन से डिबेट करेगा और तब वहां अच्छा लगेगा, तब जाके एक अच्छे लेवल पे उतार होगा। और ऐसा नहीं कि इनकी फीस बहुत ज्यादा होगी, हमारा तो पूरी इंडिया से इसी बात की लड़ाई है फीस कम करने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी अब तैयार हो जाइए। नीट जेईई का भी फीस वैसे ही रहेगा, बोर्ड एग्जाम का भी एकदम मिनिमम फीस में बेस्ट क्वालिटी दिया जाएगा। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अमेरिका ने ईरान पे कैसे हमला किया था और बोर्ड एग्जाम को कैसे बच्चों को पढ़ाई करना है, उनका कौन से एप्लीकेशन पे जाएंगे, कौन से यूट्यूब चैनल देखेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे। आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जय हिंद।